चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हिस्ट्री के सेट नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 700 क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है और 701 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो सीरीज है 25 क्वेश्चन का, ये 1000 क्वेश्चन का टारगेट था, उसमें अभी कुछ गैप हो गया था, लेकिन अभी हम इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और तो हम इसको 1000 ख़त्म करने के बाद फिर दूसरा कुछ स्टार्ट करेंगे नया। तो अभी हम देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन इसमें है कि महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर है तुकाराम। तुकाराम जो थे, यह जो थे मराठा भक्त जो थे, वारकरी और धक्कई संप्रदाय में से वारकरी के मुख्य, मतलब इसको माना जाता है कि महत्वपूर्ण स्थान था इनका। और इन्होंने जो क्या किया, ईश्वर की भक्ति पर बल दिया था, स्वयं को जो है भक्ति में ही लीन कर दिया था। उनका मुख्य उद्देश्य जो था कि मानव जाति का उद्धार करना। उद्धार मतलब कल्याण, और कुछ भी कह सकते हैं, निर्माण कह सकते हैं, मोक्ष कह सकते हैं, इसको उसी को उद्धार बोला जाता है। तो इन्होंने एक कोट लिखा था कि मैं तो अनेकों जिंदगियों में लोगों को जीवन के दुख से उभारने का कार्य करता हूँ। मैं तैयार हूँ और मैंने आपको जीवन के सागर के उस पार ले जाने का मार्ग ढूंढ लिया है। यानी ये रहस्यमय बातें करते थे, इसलिए इनको क्या बोलता था, रहस्यवादी संत भी बोला जाता है, जो कि रहस्यमय बातें करते हैं। मतलब वो उसको आम आदमी के समझ से जो बाहर है उसको रहस्यवादी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो हमारा जो डिस्कशन है, इसको आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इनका लिंक जो है हम यहाँ पर दे के रखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की निम्नलिखित अवधारणा से प्रेरित थी। यानी ये सूफी अवधारणा की बात करता है। अवधारणा मतलब एक सिद्धांत को बोल सकते हैं, एक चलन को बोल सकते हैं एक तरह से। तो यह जो अवधारणा लिया गया है, ये किस अवधारणा से, अनल हक जो लिया गया है, ये अहम ब्रह्मासी, ये वेदांत का है। इसी का रूप को इनमें अनल हक जो है कहा जाता है। अनल हक मतलब ये अहम ब्रह्मासी, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य का सबसे मुख्य इनका कथन था कि अहम ब्रह्मासी, मतलब हम लोग सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। मतलब ब्रह्मा और जो आदमी है वो दोनों अलग अलग नहीं है, बस वो अलग क्या होता है, वो माया के कारण अलग होता है, और माया को ने संसार को माया कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इस मुसलमान कवि ने अनिवार्यतः हिंदू पौराणिक नायकों पर काव्य रचना की। मतलब कौन से मुसलमान थे जो कि हिंदू पौराणिक नायक पर ही कविता लिखा उन्होंने। ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध मान सकते हैं। उसमें से ये जो रसखान थे, इन्होंने ही बहुत सारे हिंदू पौराणिक नायक पर ही मतलब लिखा, जैसे कृष्णा पर लिखा, उन्हें रामायण पर लिखा, महाभारत पर लिखा, ये रसखान थे। ठीक है। और कृष्ण को ही उन्हें आराध्य मान लिया था, अपना आराध्य। और इतना वो भक्तिमय हो गए थे कृष्ण में कि उन्होंने मतलब सब कुछ छोड़ के कृष्ण भक्ति में ही डूब गए थे। उन्होंने ग्रंथ लिखे थे जो कि प्रेम वाटिका नाम है उनका, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये सब हैं। और यह जो लिखे थे वो कौन सी भाषा में लिखे थे, ब्रज भाषा में लिखे थे। जब आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो ये किस भाषा में लिखा है, ये इस पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो ये जो कविता लिखे थे वो ब्रज भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिश्रित या हिंद इस्लामी उत्पत्ति का नहीं है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम यानी कि हिंदू मुस्लिम का जो वाद्य मतलब बजाने वाला होता है, यह जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसमें से सब है, शहनाई नहीं है, वाद्य मिश्रित, ये हिंद इस्लामी का नहीं है, ये एक अकेला है शहनाई। मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों मिश्रित नहीं है, ये तबला सारंगी ये सब मिश्रित है, ये जो पद्धति है। लेकिन यह जो शहनाई जो है ये अलग से ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुजरात की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला कौन था? गुजरात की सत्ता स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था ये जफर खान था। ठीक है, यही जफर खान जो वहाँ पर गुजरात में जाकर मुजफ्फर शाह के नाम से जाकर वहाँ पर सुल्तान बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आयातित होने वाली सर्वाधिक अकेली वस्तु थी, यानी जो सबसे मैक्सिमम जो इंपोर्ट होता था विजयनगर में, वह क्या था? घोड़ा था। ठीक है, मतलब घोड़े की खरीद ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट, अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन मानते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? यानी अकबर का एक फिलोसफी उन्होंने चलाया था, उसमें क्या कहा गया था कि जो मतलब मौलाना जो थे, मौलवी जो थे, मुस्लिम जो धर्म के जो थे, उसको भी मानने से इनकार कर दिया था। और वो अकबर ने क्या किया था, बोला था नहीं अब हमारा ही बात चलेगा, इसीलिए उसके अगेंस्ट में हो गए थे कुछ लोग। अब बदायूं जो थे, मतलब इसको मान सकते हैं कि अकबर थोड़ा उदार राजा थे, इसलिए कट्टर मुस्लिम नहीं थे, इसी कारण उसके जो मौलाना मौलवी थे जो सब उसके अगेंस्ट में थे। तो बदायूं भी लिखता है कि इस आरोप एक तैयार करता है अकबर के, क्या क्या अकबर ने गलती किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब काते अकबरी का लेखक कौन था? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ये इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं रहा था? यानी फारूक बेग जो था ये नहीं था, दसबंद भी था, आगा खां भी था और बसावन भी था। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान तैयार किया? माखी मतलब उसका कविताओं का एक हेडिंग है माखी। और दीवान किसको बोला जाता है? दीवान बोला जाता है कविताओं के संग्रह को बोला जाता है। इसमें से ये जो औरंगजेब की पुत्री जेब्बू निसार जो थी, इन्होंने ही माखी नाम से कविता लिखा था और उसको जो है कविताओं का संग्रह माना जाता था। पहले जो मुस्लिम महिलाएं थे छिपकर कविता लिखती थी, क्योंकि उन लोगों को ये सब अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए वो कुछ ना कुछ अलग नाम से लिख दिया, कुछ अपना नाम छुपा करके कविता लिखती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का विस्तृत ब्यौरा दिया है? मतलब एक ज्वेलर्स था जो आया था। ये क्वेश्चन ट्रेवनियर इसका आंसर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लगभग परीक्षा में आ ही जाता है, रिपीट करके आ ही जाता है। ये शाहजहाँ काल में आया था। ठीक है, 41 वर्ष में उन्होंने क्या किया था, 6 बार भारत की यात्रा की थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा विवरण लिखा है जो कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषा में भी प्रकाशित किया है। इसके साथ साथ में बहुत यहाँ के जो भारत की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादातर स्पेशली लिखा था, क्योंकि वो एक जौहरी था तो वो अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेर शाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? तो ये क्वेश्चन है निम्न जाति हिंदुओं को। ठीक है, निम्न जाति हिंदुओं को उन्होंने उसको मुक्त किया था, क्योंकि शेर शाह जो था उसको बोला जाता है कि 1700 सराय का निर्माण कराया था हर 4 मील में। इसमें हिंदू मुस्लिम के लिए दोनों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी, और उसका जो देखभाल करने वाला था वो सिकदार होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो ये गलत है। माफ जो करने वालों की अपनी इच्छानुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, शेर शाह जो था उन्होंने दोनों जो कृषि योग्य भूमि और परती दोनों के नाप कराया था। जो परती है वो भी नापा कराया था, जो सिंचाई सिंचित थे उसको भी किया था। और जो सिंचाई जो नाप करने वाला था वो जो था
अहमद खां की सहायता से कराया था। ठीक है, और ये जो थे अपना शुल्क देने के लिए नहीं था, उसमें जो थे कबूलियत देना पड़ता था कि भाई इतना हम रूप देंगे। अनाज जो टैक्स होता था वो 2-3 तरह का टैक्स होता था लगान निर्धारण करने के लिए, जैसे गल्ला बख्शी या बटाई कहा जाता था, नक्स होता था, ये नकदी भी होता था। ठीक है, तो इसकी जो शेरशाह की जो व्यवस्था थी बहुत ही उच्च कोटि की माना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा था? तो मराठा विद्रोह में औरंगजेब जो पहुंचा था इस 1689 ईस्वी में पहुंचा था। और इसके विषय में एक कहावत प्रचलित है कि जैसे स्पेन के नासूर ने नेपोलियन प्रथम को नेस्तनाबूद कर दिया था, उसी प्रकार दक्कन का नासूर ने औरंगजेब को नेस्तनाबूद कर दिया था। यानी कि उन्होंने मैक्सिमम बहुत सारा जो अपनी फोर्स थी, अपनी एनर्जी थी, वो दक्कन को जीतने में लगा दिया, लेकिन वहाँ पर उसे मिला कुछ नहीं, इसलिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगलकालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आईने अकरबागी जो है स्पेशली जो है आर्थिक व्यवस्था के बारे में जाता है। 16 रबी और 25 खरीफ फसल से जो भी राजस्व होता था उसके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जाप्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था? तो जाप्ती प्रणाली में जो होता था 1/3 टैक्स लगता था, 1/3 जितना उपजा उसका 1/3। ये जो शेरशाह की व्यवस्था थी, हमने पूरे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि शेरशाह की व्यवस्था थी जो जाप्ती प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? इसमें की पॉइंट पकड़ना है कि इसमें से क्वेश्चन में कि मेन फोकस मराठा संत पर किया गया। तो मराठा संत जो था वो समर्थ रामदास जो थे, यही अपना ये शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, और इनका एक रचना था दासबोध। दासबोध जो था ये इनकी रचना थी, ये कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन में हम कम से कम 3 क्वेश्चन आपका रेडी हो रहा है। नेक्स्ट है 1664 और 1670 ईस्वी में सूरत पर हमलों से शिवाजी को सर्वाधिक लाभ क्या हुआ? वो सबसे ज़्यादा लाभ उस समय क्या होता था, गुरिल्ला युद्ध करो, इधर उसको लूट लिया, वो उसको लूट लिया, वो उसके आक्रमण करो, उसके राज्य को हड़प लिया। मतलब मेन बात था कि वो लूट पर ही कहानी चल रहा था, जो उधर दक्कन में शिवाजी के आसपास अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की नाप जो की इकाई क्या थी? ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं। तो उस समय जो था वो काठी था, यानी जो भी नाप होती थी, जमीन की नाप होती थी वो काठी, मतलब 1 काठी, 2 काठी, 3 काठी। और इसको जरीब भी बोला जाता है, जरीब या जरीब, मतलब काठी या जरीब, बट जो मेन जो थी उसको हम काठी को ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया था? तो ये होलकर है। भले थोड़ा सा ये अलग हटके क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम इसको तैयार करेंगे कि इस तरह से क्रम में भी दिया जा सकता है क्वेश्चन को, क्योंकि अभी जो कंपटीशन लेवल बढ़ गया है तो स्टूडेंट हर तरह के क्वेश्चन को लेकर तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। वेलेस्ली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय का किस शर्त पर मदद करना तय किया था? तो बोला था, उसने हमें कंडीशन रखा था कि भाई हमारी सहायक संधि स्वीकार करोगे तभी बाजीराव द्वितीय को समर्थन देंगे, ताकि वह दिल्ली में मुगल सम्राट के ऊपर आक्रमण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को प्रथमतः कैसे प्रभावित किया था? पुर्तगाली का क्या काम था? उसका एक ही मकसद था, मलाबार तट पर बंदरगाह के बीच में व्यापार तथा भारतीय तटों से फारसी तटों के बीच व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित करके।
मतलब उनका मेन काम था कि मसाला व्यापार को अधिकार अपने एकाधिकार में रखे, दूसरे किसी को करने नहीं दें, और साथ साथ में भारत में क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार करेंगे। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली उसके साथ साथ में कुछ कुछ और चीज़ें उन्होंने किया। इंडिया में आके जैसे तंबाकू का खेती शुरू किया, प्रिंटिंग मशीन शुरू किया, गोथिक स्थापत्य कला शुरू किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को मुंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दहेज प्रथा उस समय से चली आ रही है। पुर्तगाली राजकुमार ब्रेगेंजा की कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। उसमें एक ट्विस्ट है कि उसको दहेज में मिला था मुंबई, किसको? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय में फिर किसको दिया? फिर से अंग्रेजों को ही दे दिया। बोला कि भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा करो 10 पाउंड हमें दे देना, और वार्षिक किराया मतलब 1 साल में 10 पाउंड दे देना, और आप जो यहाँ पर अपना राज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? भाई डच में ये हर जगह थे डच, पुल्लीकट, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, ये सब डच में थे। इन्होंने जो थे भारत में अनेक जगह जो है अपना अपना बंदरगाह का उपयोग किया था, जैसे कि मसूलीपट्टनम, पुल्लीकट, सूरत, बिमलीकट्टम, कराईकल, तिनसुरा, पटना, कासिम बाजार, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, ये सब जगह में वे अपना व्यापार करते थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था? फ्रांस वाला जो थे कोलवर्ट ही था। ठीक है, इस फ्रांस वाले का नाम था कंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल्स, मतलब ये कंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल्स। ठीक है, तो इसके साथ में ही ये हमारा इस सीरीज समाप्त होता है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।